वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई विश कि आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। सो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट रिलेटेड टू फाइन आर्ट्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम। अगर आप इन फ्यूचर ड्राइंग टीचर बनना चाहते हैं तो मोस्टली एवरी एग्जाम में आप यूजीसी नेट से लेकर के टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, DSSB, LT, GIC, RPSC, KVS, एनवीएस, हर एक एग्जाम में आपको कौन से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आर्टिस्ट से रिलेटेड डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, राइट। तो आज मैं डिस्कस करूंगी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, उनके साथ ही साथ कुछ डिस्क्रिप्शन और कुछ नए आर्टिस्ट यहाँ पे मैंने कैप्चर कर रखे हैं। चलिए फिर क्लासेस स्टार्ट करते हैं। नए आर्टिस्ट ध्यान से देखिएगा और जो प्रीवियस क्वेश्चन है आप एंड ऑफ द क्लास बता दिएगा आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं। और ये क्वेश्चन मतलब ये वाली जो क्लासेस हैं आपके अकॉर्डिंग इनको फ्रेम्ड किया गया है। अगर आप लोगों को और भी कुछ एनहेंस कराना होगा या फिर कुछ ऐड ऑन कराना होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। जब मैं ये पीपीटी प्रेजेंटेशन बनवा रही होंगी तो वहां पर आपके अकॉर्डिंग भी और सारे क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाएगा। वेरी गुड आफ्टरनून दीपिका, वेरी गुड आफ्टरनून आकांक्षा। चलिए फिर क्लासेस स्टार्ट करते हैं। सभी लोग सेशन को शेयर करें और ये वीडियो उन स्टूडेंट्स तक तो जरूर पहुंच जाए जो फ्यूचर में बिकम ए परफेक्ट आर्ट टीचर बनना चाहते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्लाइड शेयर कर रही हूँ मैं आपको। ये मेरा क्रिएटिव प्रेजेंटेशन है, मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए रिप्रेजेंट किया है। होप सो कि आपको अच्छा लगेगा, कुछ क्रिएटिविटी इनहेंस की हो यहाँ पर। अगला स्लाइड, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये अपने सम इंट्रोडक्शन के बारे में, क्योंकि आप अगर किसी टीचर से पढ़ रहे होते हैं तो आपको क्वेरीज होती है कि मैम कहाँ की हैं, इनकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे अपने कुछ क्वालिफिकेशंस मेंशन कर रखे हैं, कुछ इन द सेंस जो अभी तक हमने अचीव किया है। बहुत सारी चीज़ें नहीं है। 300 प्लस मेरे पास एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में जो एकेडमिक टाइम ड्यूरेशन के हैं। और अगर आप पेड बैच से ज्वाइन करना चाहते हैं, पेड बैच आपको ज्वाइन करना है इन द फील्ड ऑफ फाइन आर्ट्स, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, आरपीएससी, एस्टेट, बीपीएससी, DSSB, LT ग्रेड चंडीगढ़ हो गया, या फिर यूजीसी नेट JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर इंडिया में आप किसी भी, अगर आप अभी 12th क्लास में हैं, आपको BFA MFA के लिए नीड है तो उनकी प्रिपरेशन तो मैं कराती ही कराती हूँ। साथ के साथ एवरी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो आप मेरे इस नंबर पर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर इन फ्यूचर आपको ड्राइंग टीचर बनना है। चलिए अगला स्लाइड शेयर करती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस स्क्रीन, इनमें से नंदलाल बोस द्वारा निर्मित मीरा पैनल्स भित्ति चित्र किसने रिप्रेजेंट किए थे? ये मेरे कौन खाली कर दिया, ये कोई खाली कर दिया। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बताइए? ओके, वेरी गुड। उसमें अभी स्नैप शेयर मत करो, क्लास ले रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा है बार बार। एक और भेज रही अभी नहीं। नंदलाल बोस के जो मीरा पैनल्स भित्ति चित्र है वो जयपुर में बनाए गए थे, शांति निकेतन में, दिल्ली में, या फिर बड़ौदा में? विच वन इज राइट आंसर अकॉर्डिंग टू यूपी टीजीटी में 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है जिसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो गया था। किसी ने कहा था मैम मतलब मीरा पैनल्स विनोद बिहारी मुखर्जी ने बनाया है, किसी ने कहा कि नंदलाल बसु ने बनाया है, बट सच बताऊं तो दोनों ने बनाए हैं। ठीक है, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ कि दोनों ने बनाए हैं, बट आपको क्या फोकस्ड रहना है, नंदलाल बसु को क्यों करेक्ट कराया गया था? क्योंकि नंदलाल बोस के स्टूडेंट है विनोद बिहारी मुखर्जी। तो जो एज में बड़ा होता है पहले उनको प्रेफरेंस दी जाती है, चाहे गवर्नमेंट जॉब ले लीजिए या फिर कुछ अदर आर्टिस्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाना है। ठीक है, किसी को किसी भी तरह का कोई डाउट्स तो नहीं है? और विनोद बिहारी मुखर्जी ने भी बनाए थे, ये भी ध्यान रखिएगा, मीरा पैनल्स। बट यही है कि पहले उनके टीचर्स को आप सही करोगे ना, पहले उनके स्टूडेंट को थोड़ी नहीं। चलिए अगला इनका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। स्क्रीन पर डिस्क्रिप्शन मेंशन किया गया है कि नंदलाल बोस जो मीरा पैनल्स रिप्रेजेंट किए थे ये बड़ौदा में बनाया गया था। नंदलाल बसु द्वारा निर्मित भित्ति चित्र जो है ये कला भवन, शांति निकेतन तथा बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में देखने को मिलता है। 1942
1942 ईस्वी में शांति निकेतन के चीनी भवन के दीवार को सजाने के लिए जलता देवदार और नटीर की पूजा भित्ति चित्र को रिप्रेजेंट किया गया था। बसु के चित्र सृजित जो किए गए हैं, साथ के साथ कला लेखन और सक्रिय योगदान भी दिया है इन्होंने। इनकी सब इंपॉर्टेंट बुक्स हैं लाइक शिल्प कला, रूपावली एंड शिल्प कथा। चलिए फिर अच्छे से समझ आ गया। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शंस पे ज्यादा फोकस रहिएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस तो आप हजारों सॉल्व करते हैं, जरूरी थोड़ी नहीं है जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया वही आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। क्या पता वो इन डेप्थ एग्जामिनर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लें, इसलिए मैंने अपने स्लाइड में इनकी थ्योरीज भी मेंशन की है। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, किसने हास्य व्यंग्य चित्रों को रिप्रेजेंट किया था? अवनींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्र नाथ या फिर वीरेंद्र नाथ? विच वन इज राइट आंसर्स अकॉर्डिंगली ऑप्शंस। ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। रियली सॉरी दीपिका। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक्चुअली बस आज थोड़ा लेट हो गया, मैं कुछ काम से गई थी मार्केट, जैसे आई मैंने देखा अरे 15 मिनट ऑलमोस्ट लेट ही हो गई थी। चलिए इस क्वेश्चन का बताइए क्या राइट आंसर होगा। हास्य व्यंग्य चित्रों को किसने रिप्रेजेंट किया था? तो इंडिया के क्यूबिस्ट आर्टिस्ट कौन कहे जाते हैं? उन्होंने ही हास्य व्यंग्य चित्रों को, हास्य व्यंग्य कहते किसे? एज लाइक कार्टूनिस्ट स्टाइल पेंटिंग्स को, राइट? गगनेंद्र नाथ टैगोर ने बनाए थे। इनको क्यूबिज्म आर्टिस्ट किसने कहा है? घनवादी कलाकार। बताइए इनको घनवादी कलाकार किसने नाम दिया था? और जिन्होंने दिया था वो किस पत्रिका में दिया गया है? देखिए रूपम पत्रिका में किसने दिया? स्टेला कैम्ब्रिज ने। ठीक है, स्टेला कैम्ब्रिज। वेरी गुड। चलिए मोस्टली स्टूडेंट का करेक्ट आंसर है बेला कैम्ब्रिज स्टेला। ओके वेरी गुड दीपिका। इनके डिस्क्रिप्शन आप देख लीजिए, मैं आपको शेयर करती हूँ। 1916 to 18 के टाइम ड्यूरेशन में गगनेंद्र नाथ टैगोर ने ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स की पेंटिंग को रिप्रेजेंट किए थे, हास्य व्यंग्य चित्रों को। साथ के साथ उनकी अपनी क्रिएटिविटी में एक न्यू डेवलपमेंट भी शो होता है। कवि टैगोर और सर जेसी बोस के बहुत प्यारे प्यारे से इन्होंने पेंटिंग्स कॉम्पोजिशन एड ऑन किए थे, मतलब क्रिएट किए हैं। देन पहले भाग में आरंभिक कृतियों को बनाए थे जिसमें परियों की कहानी थी, रोमांटिक पृष्ठभूमि था और प्रेम संबंधित विषय वस्तु को रिप्रेजेंट किया गया था। 1912 के टाइम ड्यूरेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति जीवन स्मृति पर गगनेंद्र नाथ टैगोर ने चित्र श्रृंखला बनाया। तो आपको पता है जीवन स्मृति सहज पथ पर किसने बनाए थे? फटाफट बताइए, सहज पथ पर किसने बनाए थे? इन्होंने तो जीवन स्मृति पर बना दिए। जीवन स्मृति पर्टिकुलर ये बुक है किसकी? आर एन टैगोर की, रविन्द्रनाथ टैगोर इनके अंकल की बुक थी, तो उनके भतीजे ने इनकी पेंटिंग्स कर दी हैं। ठीक है, और वैसे ही सेम 1905 टू 1915 की टाइम ड्यूरेशन में जो प्रिंसिपल बने थे अवनींद्रनाथ टैगोर बंगाल स्कूल में, उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर की 32 पेंटिंग्स, 32 चित्र बनाए थे। वो जो 32 पेंटिंग्स बनाई गई थी वो प्रॉपरली किस पर बेस्ड थी? इनकी कौन सी पुस्तक थी? जल्दी बताइए। तो याद रखिएगा पुस्तक का नाम था आई थिंक चित्रांगदा। ठीक है, चित्रांगदा। अब तीसरी बुक बचती है सहज स्मृति। सहज स्मृति पुस्तक किसकी है? ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर की है। अब इस पर पेंटिंग किसने बनाया है ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, एवरीवन कमेंट कीजिए। चलिए मैं बता देती हूँ। अवनींद्रनाथ टैगोर के फेवरेट स्टूडेंट। अब फेवरेट से आप गेस कर लीजिए मैं किसके बारे में डिस्कस कर रही हूँ। नंदलाल बसु। ठीक, आज तो आप लोगों को एक प्यारा सा कमेंट करना पड़ेगा। आपको पता है मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत की, ये स्लाइड बनाने में मुझे बहुत लंबा चौड़ा वक्त लग गया। वैसे जिनकी प्रैक्टिस होगी उनके लिए मुश्किल नहीं होगा, बट हाँ मैंने ये पहला स्लाइड अपने यूट्यूब चैनल पर इतने क्रिएटिव फॉर्म को रिप्रेजेंट किया है तो मेरे लिए थोड़ा टिपिकल्ट था, बट हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत इंजॉय किया स्लाइड के साथ बनाते वक्त। किस कलाकार ने भारत माता नामक चित्र का सृजन किया था?
छिदरनाथ मजूमदार, मंजीत बाबा, अवनीनाथ टैगोर या फिर असित कुमार हल्दर, अवनी सेन, कुछ भी कह ले। 4 ऑप्शन इट डजंट इंक्लूडेड फ्रॉम हियर, इनको आप रिप्लेस कर दें या फिर बस 3 ऑप्शंस में एक बता दें कौन सा। भारत माता किसने बनाया और कंटेम्प्रेरी टाइम ड्यूरेशन में भारत माता किसने रिप्रेजेंट किया था? बताएं, जल्दी जल्दी बताएं सभी लोग। ओके, वेरी गुड। कब बनाए थे? चलिए, आप लोगों ने सही आंसर्स किए, ए एन टैगोर। अब टाइमिंग मुझे बता दीजिए कि कब बनाए थे वॉश टेक्निक में भारत माता। जब ये बिकम प्रिंसिपल सॉरी, जब ये बिकम प्रिंसिपल बनते हैं 1905 टू 15 के टाइम ड्यूरेशन, इनके बीच में 1905 में इन्होंने इस पेंटिंग को रिप्रेजेंट किया। बहुत ही प्यारा सा यूनिक एंड क्रिएटिव फॉर्म को, मतलब ये कह लीजिए कि भारत माता में इनकी बहुत अच्छी एक वाटर कलर की ट्रांसपेरेंसी शो होती है। बेसिकली वाटर कलर ट्रांसपेरेंसी के लिए फेमस ही रहा था, राइट? चलिए, सभी ने सही आंसर्स किए हैं। अगला क्वेश्चन, भारत माता 1905 में बनाई गई, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए फिर इसका डिस्क्रिप्शन देख लें आप। डिस्क्रिप्शन फ्रॉम दिस क्वेश्चन, 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुए आंदोलन से प्रेरित होकर अवनीनाथ टैगोर ने भारत माता को रिप्रेजेंट किया। 1901 टू 5 के टाइम ड्यूरेशन के दौरान में इनके चित्र मॉल्डिंग ऑफ ताज शाहजहां के अंतिम दिन, मुगल संयोजन रंगों को अलंकरणों को रिप्रेजेंट किया गया था। एक सेकंड रुकिए। चलिए, डिस्क्रिप्शन देखिए। आपको ये पता है ना, 1895 से लेकर 1920 तक एक स्कूल का डेवलपमेंट हुआ, बंगाल स्कूल। कहाँ पर? बंगाल में, जिसको रिनेसेंस आर्ट, ठाकुर शैली, बंगाल शैली इन नेम से भी जाना जाता था। और पर्टिकुलर जो बंगाल स्कूल है, ये क्यों पॉपुलर था? वॉश टेक्निक के लिए फेमस था। इसके फाउंडर कौन थे? पहले देखिए, फर्स्ट टाइम E.V. हैवेल यहाँ पर 1896 में प्रिंसिपल बनते हैं। फिर 1898 ईस्वी में प्रॉपरली उप प्राचार्य बनते हैं, नॉट प्रिंसिपल। उप प्राचार्य कौन बनते हैं? अवनीनाथ टैगोर। उसके बाद बिकम 1905 में ये प्रिंसिपल बनते हैं। कब से कब तक रहते हैं? 1915 तक। तो 1905 टू 15 का टाइम जो है, ये गोल्डन एज के ड्यूरेशन में भी रखा गया है। और ये सारी इनकी पेंटिंग्स है, वॉश टेक्निक के लिए फेमस थे। वॉश टेक्निक इन्होंने सीखी किससे थी? एनीवन एक्सप्लेन इट? बताइए दीपिका, वॉश टेक्निक इन्होंने किससे सीखे? स्वदेश बोल रहे हैं, वेरी नाइस स्लाइड, थैंक यू सो मच। मुझे भी पता है, बहुत कभी कभी कुछ यूनिक वर्क करो तो कितना प्राउड फील होता है ना। फ्यूचर में कोई मेरा ये वीडियोस देखेगा तो कहेगा मैम कैसे बच्चों की तरह ट्रीट कर रही है। आई वॉज लाइक रियली हैप्पी, क्योंकि मैं इसमें मेहनत तो की, साथ के साथ मुझे अच्छा भी लगा। मुझे ऐसा लगा था कुछ एक आर्टिस्ट हूं तो उस क्रिएटिविटी को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करो जिससे आपको पढ़ने में भी ज्यादा अच्छा लगे। आपको पता है ना, मैं आर्टिस्ट हूँ, बट हाँ, मुझे आर्ट टीचर बनने का बहुत शौक था और काफी टाइम से मैं एक्सपीरियंस्ड ही हो गई हूँ आर्ट टीचर में। तो आर्ट इतना मुश्किल है नहीं जितना लोग समझते हैं। हाँ, इनको वक्त देना पड़ता है। लाइक मुझे तो इस फील्ड में 10 साल हो गए। 10 साल क्या, देखा जाए तो मैं बचपन से ही हूँ, मेरा लाइन चेंज ही नहीं हुआ है। BFA MFA में प्रॉपर वक्त देना पड़ा था। तो देखिए, अवनीनाथ टैगोर ने बंगाल शैली में वॉश पद्धति का जनक। छिदरनाथ मजूमदार बंगाल शैली के चित्रकार थे तथा इनके जो गुरु थे, कला गुरु अवनीनाथ टैगोर थे। आपको ये ऑलरेडी पता है, ठीक है। इनको संत कलाकार कहा जाता है। मंजीत बाबा कौन थे? 1941 में ये बॉर्न टाइम रहा था। वहां पंजाब से बिलोंग करते हैं मंजीत बाबा। ये कॉलेज ऑफ आर्ट्स न्यू दिल्ली में डिप्लोमा प्राप्त करते हैं और ज्यादा से ज्यादा इन्होंने काउज विद गोपियाज, कृष्ण विद गोपियाज, ऐसे ऐसे पेंटिंग सब्जेक्ट्स मैटर इनके हुआ करते थे। ओके, फाइन। चलिए फिर अगला नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, सांथाल महिला पेंटिंग्स के आर्टिस्ट कौन है? राजा रवि वर्मा, यामिनी रंजन रॉय, सैयद हैदर रजा, चित्रनाथ मजूमदार। सांथाल महिला, एज लाइक जितने भी सांथाल हैं सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। सांथाल फैमिली मूर्ति है राम किंकर बैच की। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ लें कि सांथाल फैमिली पर्टिकुलर पेंटिंग किसकी है, तो पेंटिंग में आपको किसका नेम ध्यान में रखना है? असित कुमार हल्दर का। सांथाल महिला यामिनी रंजन रॉय की है। सांथाल स्त्रियां किसकी है? नंदलाल बसु की है। सांथालों का बसंत उत्सव किसका है? सांथालों का बसंत उत्सव तैयब मेहता का है। और सांथाल लोक नृत्य किसका है, ये आप मुझे बताओगे। वैसे आप सभी को पता है, ध्यान रखिएगा। सांथाल लोक नृत्य असित कुमार हल्दर का है। ठीक है, फाइन। किसी को कोई डाउट्स तो नहीं है? वेरी गुड आफ्टरनून सुनील सर, कैसे हैं? हाँ बिल्कुल, अंश एंड दीपिका, स्वदेश, एवरीवन, सभी का करेक्ट आंसर है। सुनील सर आपका भी यामिनी रंजन रॉय कहे जाएंगे। ठीक, चलिए अगला स्लाइड देखिए। इनका डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगा तो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया, ध्यान दीजिएगा। सांथाल महिला चित्र जो है यामिनी रंजन रॉय ने रिप्रेजेंट किया। इनका जन्म 10 अप्रैल 1887 को पश्चिम बंगाल के बांकुरा क्षेत्र के बेलियातोड़ नामक ग्राम में हुआ था। इनका प्रमुख चित्र जो है निम्न में से ढोलक वादक, ठीक, सीता की अग्नि परीक्षा, पुजारी ने, रथ यात्रा, घोड़ा गाड़ी, और बेसिकली क्यों फेमस थे ऑलरेडी आपको पता है। ये टेम्परा टेक्निक के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर कहे गए। टेम्परा क्या होता है? पेंटिंग का एक टेक्निक्स होता है जिसमें एक बाउल में मिनरल्स कलर्स को ऐड ऑन करते हैं, उसमें एग यॉक, ग्लू, ग्लिसरीन सबको मिक्स करते हैं, अच्छे से पेस्ट बनाते हैं और वॉल पर अप्लाई करते हैं। इसका जो टेक्निक होता है ये ओपेक टेक्निक होता है, मीन्स अपारदर्शी होता है। इनकी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन जो लगी है, एग्जीबिशन सोलो एग्जीबिशन, जिसको हिंदी में एकल प्रदर्शनी कहते हैं। आपको पता है सोलो एग्जीबिशन किसको कहते हैं? मेरी भी सोलो एग्जीबिशंस लग चुकी हैं। सोलो एग्जीबिशन उन एग्जीबिशंस को कहते हैं जहां पे इंडिविजुअल आर्टिस्ट की ही सिर्फ पेंटिंग एग्जिबिट होती है। सपोज करें आप एक आर्टिस्ट हैं, उस दिन पूरे आर्ट गैलरी, जितना बड़ा गैलरी है वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपकी पेंटिंग रिप्रेजेंट की जाएंगी। उनको कहा जाता है एसीए आर्ट गैलरी। ये कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। सुनील सर बताइए एबीसी आर्ट गैलरी कहाँ है? वेरी गुड आफ्टरनून ज्योति, कैसे हैं आप सभी लोग? मतलब मैं ये क्वेश्चन पूछने का मतलब है आपसे कि एबीसी आर्ट गैलरी कहाँ है। जब आपने पढ़ लिया कि एसीए आर्ट गैलरी कहाँ है, तो ये न्यूयॉर्क में, अमेरिका में 1950 में इनकी फर्स्ट एग्जीबिशन लगी थी यामिनी रंजन रॉय की। और ऑलरेडी मैंने एबीसी आर्ट गैलरी सबको याद कराया है। अरे वाह हमद, सुनील सर, दीपिका, मेरे सारे बच्चों को याद है, बहुत खुशी हुई मुझे। हाँ बिल्कुल, बनारस में है। अगला देखिए, नेक्स्ट स्लाइड है, अगला क्वेश्चन। अर्नेस्ट बेनेफील्ड हैवेल, जिनको शॉर्टली एबी हैवेल कहते हैं, ये यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। अभी जिन्होंने लास्ट एग्जाम दिया होगा उनको पता होगा। ओपेरा गायक, कला इतिहासकार, पियानो वादक या फिर यूरोप में पुनर्जागरण काल के कलाकार। तो देखिए अर्नेस्ट बेनेफील्ड हैवेल जो थे ये आर्ट हिस्टोरियन थे और ये प्रॉपरली हमारे इंडिया से बिलोंग नहीं करते हैं, ये फॉरेन से थे। इनके बारे में थोड़ा सा मैंने डिस्क्रिप्शन भी आपको शेयर करना है, इनको ध्यान दीजिएगा। अर्नेस्ट बेनेफील्ड हैवेल कौन थे? कला इतिहासकार, आर्ट हिस्टोरियन थे। अच्छा अंश, थोड़ा जूम, एक सेकेंड वेट कीजिएगा। आप मोबाइल के स्क्रीन को थोड़ा सा जूम कीजिए। चलिए मैं भी थोड़ा सा कर देती हूँ, इतना सफिशिएंट है? अब ठीक है अंश, अब क्लियर शो हो रहा है? अर्नेस्ट बेनेफील्ड हैवेल जो थे ये ओपेरा संगीतकार नहीं थे, ये आर्ट हिस्टोरियन थे। अब इनका डिस्क्रिप्शन आप देख लीजिए। जूम करने पर ना स्लाइड चेंज नहीं हो रहा है, सॉरी। चलिए अब मैं जूम कर लेती हूँ स्लाइड चेंज करने के बाद। देखिए स्क्रीन पर मेंशन है अर्नेस्ट बेनेफील्ड जो हैवेल हैं ये अंग्रेजी कला इतिहासकार हैं और इनका जन्म 1861 में वर्कशायर इंग्लैंड में हुआ था। ये कला इतिहासकार, कला समीक्षक भी रहे थे। 1884 में मद्रास में प्राचार्य पद पर इन्होंने मतलब वर्क किया था और 1896 में एज ए टीचर इनरोल्ड हो जाते हैं। प्रिंसिपल प्राचार्य कहाँ पे बन जाते हैं ऑलरेडी आपको पता है, मद्रास से कोलकाता ट्रांसफर हो जाते हैं। मद्रास में 84 में थे और कोलकाता में 96 में थे। ठीक है, याद रखिएगा।
वेरी गुड सूरज सर, हाँ एग्जैक्टली ठीक है, सभी ने सही आंसर्स किए हैं। अच्छा दीपिका, थ्योरी टाइम ड्यूरेशन में मैं थोड़ा जूम कर लूंगी, अभी क्लास अटेंड कर लीजिए, पीडीएफ आप लोग को तो मिल ही जाएगा, परेशान मत होइए, बस लेक्चर पे फोकस कीजिए, पीडीएफ बस एंड ऑफ द क्लास आपको ग्रुप में तुरंत शेयर किया जाएगा, ठीक है, तो उसके लिए परेशान नहीं होइएगा। अगला क्वेश्चन है, चित्रनाथ मजूमदार किस टेक्निक में सिद्धहस्त हैं? बेसिकली ये कौन से टेक्निक में इन्होंने ज्यादा वर्क किया था? ऑयल कलर, वाटर कलर, वॉश या फिर टेम्परा? देखिए बेसिकली छितेंद्रनाथ मजूमदार किसके स्टूडेंट कहे जाएंगे? हमारे ए एन टैगोर, अवनीनाथ टैगोर के जितने भी स्टूडेंट है वो मोस्टली कौन सी टेक्निक को ऑब्जर्व करेंगे और इवेल्युएट करेंगे? जो उनकी टेक्निक होती है वो वॉश टेक्निक, वाटर कलर, तो यहाँ पे वाटर कलर भी मेंशन्ड है, वॉश टेक्निक भी मेंशन्ड है, तो आप किसको सिलेक्ट करेंगे, वाटर कलर को या फिर वॉश टेक्निक को? वाटर कलर से ही तो वॉश टेक्निक की जाती है, यहाँ पर तकनीक पूछा जा रहा है, किसमें पारंगत है, सिद्धहस्त है, वॉश टेक्निक में। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? वेरी गुड आफ्टरनून सूरज। सूरज इतने प्यार से बोलते हैं गुरु माता प्रणाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ। माता की शादी मेरी मम्मी कह रही है माता की शादी नहीं हुई, माता बन गई। गुरु माता का मतलब टीचर को रिस्पेक्ट दिया जाता है ना। चलिए अगला देखिए, छितेंद्रनाथ मजूमदार वाटर कलर्स वॉश टेक्निक में बहुत ज्यादा सिद्धहस्त रहते हैं। ये बंगाल शैली के संत कलाकार कहे जाएंगे। कौन से कलाकार? संत कलाकार। अवनीनाथ टैगोर इनके गुरु थे। ऑलरेडी ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है, यहाँ पे मैंने कुछ नया स्लाइड में ऐड नहीं किया है। 1891 में छितेंद्रनाथ मजूमदार का जन्म होता है। जन्म होता कहाँ है? मुर्शिदाबाद, बंगाल में होता है। 1942 में 22 साल तक ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एज ए फाइन आर्ट्स विभाग में प्रोफेसरशिप पे इनरोल्ड हुए थे, मतलब ये ललित कला विभाग में अध्यक्ष रहते हैं। 1942 से लेकर कब तक थे ये किसी को पता है? 1942 से कब तक थे बताइए दीपिका, एवरीवन सभी लोग बताइए। तो आई थिंक आपको रिकॉग्नाइज्ड होगा, मैंने बार बार से आपको याद कराया था कि 1942 से लेकर के 64 तक ये कहाँ पर थे? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ललित कला विभागाध्यक्ष रहे थे, अध्यक्ष थे ललित कला विभाग में, मतलब बस जस्ट नॉर्मली कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हमारे फाइन आर्ट्स के प्रोफेसर रहे थे, बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला मेंशन्ड है, अपने चैतन्य प्रभु की जो श्रृंखला तैयार की वह अत्यंत कारुणिक और मर्मिक है। इसके एग्जाम्पल के तौर पर चैतन्य का चटशाला, चैतन्य की चटशाला, गुरु के द्वार पर चैतन्य का गृह परित्याग और संत के रूप में कृष्ण प्रेम के विभोर, ये इनकी कुछ सम इम्पोर्टेंट क्रिएटिविटी पेंटिंग्स हैं। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, नंदलाल बसु ने हरिपुरा पैनल्स जो रिप्रेजेंट किए थे उनमें कौन सा सब्जेक्ट्स मैटर था? ये यूके पीएससी लेक्चरर एग्जाम 2020 में पूछा गया है। लास्ट में देखिए मैंने कुछ मतलब जब मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए फ्रेम कर रही थी तो मैं ये आपको बताना चाह रही थी कि कहाँ कहाँ रिपीटेड हुआ है। कुछ नए क्वेश्चन है, जो नए क्वेश्चन है उन पर भी आपको ध्यान देना है। नंदलाल बोस के हरिपुरा पैनल्स के सब्जेक्ट्स मैटर बताइए, कौन सा हो जाएगा? आखिर पशु पक्षी, युद्ध या फिर व्यक्ति चित्र? ऑफ कोर्स इन्होंने डेली लाइफ व्यक्ति चित्र को ऑब्जर्व किया था ना, बिल्कुल व्यक्ति चित्र हो जाएंगे। इनका सेकंड स्लाइड डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, तो जूम कर देती हूँ, आई थिंक अब क्लियर होगा आप लोगों को। देखिए, नंदलाल बोस ने हरिपुरा सब्जेक्ट मैटर को ऑब्जर्व किया। नंदलाल बोस कांग्रेस अधिवेशन के छात्रों के साथ मिलकर भारत कला प्रदर्शनी आयोजित की और पुनः 1937 में फैजपुरा कांग्रेस अधिवेशन के मंच व तोरण को सजाने में लग गए थे। 1937 टू 38 के टाइम ड्यूरेशन में हरिपुरा पोस्टर्स बनाए थे। हरिपुरा कांग्रेस के पांडालों को साज सज्जा हेतु रिप्रेजेंट किया। पल्ली अधिवेशन में किसान जीवन चित्र को रिप्रेजेंट करते हैं। स्वाधीन भारत के संविधान की पांडुलिपि
का अंकन भी इन्होंने ही किया था। नंदलाल बसु के निर्देशन में हुआ था। नंदलाल बोस द्वारा चित्रित चित्र कला भवन शांति निकेतन में एग्जिबिट है और बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में भी देखने को मिलता है। इन पर अजंता का बहुत ज्यादा प्रभाव था। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि नंदलाल बसु ने कला भवन में भित्ति चित्र बनाए थे और बड़ौदा में भी बनाए थे। कला भवन का स्थापना कब हुआ था? कला भवन कहाँ पर है? शांति निकेतन में है। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? एवरीवन, सभी लोग कमेंट करिए जल्दी जल्दी से। कला भवन शांति निकेतन का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? अरे वाह, वेरी गुड। देखिए 1901 नॉर्मली जो इनके फादर देवेंद्रनाथ टैगोर ने जो वीर भूमि खरीदी थी, जस्ट वन टाइम ड्यूरेशन, ये कह ले 1901 के समय में बस वो वीर भूमि थी, ठीक है, शांति निकेतन में। फिर बिकम कला भवन कब बना? 1919 में। फिर 1921 में इसी कला भवन को इवेल्युएट करके विश्व भारती यूनिवर्सिटी नेम से तब्दील कर दिया गया, ठीक है। वेरी गुड, सभी का राइट आंसर है। अरे वाह रिया, क्या बात है, वेरी गुड, सभी ने राइट आंसर्स किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक इतना स्क्रीन क्लियर शो हो रहा है। चलिए क्वेश्चन तो क्लियर शो ही हो रहा होगा। यामिनी रंजन रॉय की चित्र जो थी तीन पुजारिन, उनका मीडियम क्या था? ऑलरेडी आपको पता है यामिनी रंजन रॉय क्यों फेमस रहे थे। तो फेमस क्यों थे? ये बेसिकली टेम्परा के लिए, बाटिक के लिए, एक्रेलिक के लिए, ऑयल कलर्स के लिए। इन चारों क्वेश्चन का आंसर्स करने का मेरा मन कर रहा है, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। बेसिकली ये तो टेम्परा के लिए फेमस रहते हैं। टेम्परा कैसे किया जाता है? एक बाउल होता है, उसमें खनिज रंग डालते हैं, मिनरल्स कलर, एक या ग्लू, ग्लिसरीन, इनको ऐड ऑन करके अच्छे से मिक्स करते हैं, तो ये एक बाइंडर तैयार हो जाता है, इजिली पेंटिंग्स में काम आता है। बाटिक क्या होता है? तो बाटिक सेम पेंटिंग्स का ही एक प्रोसेस होता है। बाटिक क्या करते हैं? पहले कपड़ा लेते हैं, कोई फैब्रिक, उसके ऊपर वैक्स, मोम को गर्म करके डाल देते हैं। जो शेप पे आपको कलर्स नहीं डालना है वहां पे मोम लगा देते हैं। जब वो वैक्स सूख जाता है उसके ऊपर कलर फिल करते हैं। कलर फिल करने के बाद फिर इसको हल्के गुनगुने पानी से वॉश कर लेते हैं। देन वॉश करने के बाद आपका बाटिक पेंटिंग बिल्कुल रेडी हो जाता है। अब एक्रेलिक कलर्स क्या होता है? एक्रेलिक कलर्स के बारे में भी तो आपको पता होना चाहिए। एक्रेलिक कलर्स एक ऐसा कलर्स है जिसमें आप ट्रांसपेरेंट और ओपेक दोनों टेक्निक्स में काम कर सकते हैं। एक्रेलिक कलर्स पहली बार संडे ग्रुप और लैटिन ग्रुप ने खोज किए थे यूरोप में। हमारे इंडिया में किसने किया? 1950 के टाइम ड्यूरेशन में सतीश गुजराल ने किया। और एक्रेलिक कलर्स में रेजिन मिक्स्ड होता है, जस्ट बिकॉज रेजिन की हेल्प से ये जल्दी से ड्राई हो जाता है वर्क के ड्यूरेशन में काम करने के साथ साथ। अगर आपको एक्रेलिक में पेंटिंग्स देखना है, आप बिल्कुल ब्लाइंड, आपको नहीं पता है, तो आपको वाटर कलर्स में बाटिक पेंटिंग, मेरे स्कूल के छोटे छोटे बच्चे हैं फर्स्ट क्लास के, प्री नर्सरी वाले बच्चे ने बाटिक पेंटिंग बहुत अमेजिंग बनाई है। मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है विजुअल एस्थेटिक आर्ट बाय जैनम, वहां पर जाकर के आप एक्रेलिक कलर्स, वाटर कलर, ऑयल कलर सबकी हिस्ट्री देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेंटिंग। क्योंकि मुझे पेंटिंग्स बनाना ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा पसंद है, तो मेरी सारी पेंटिंग्स वहां पे आप देख सकते हैं। वहां पे आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अब ऑयल कलर्स क्या होता है? ये डार्क टू लाइट प्रोसेस होता है। पहली बार इंडिया में यूज किए थे राजा रवि वर्मा। अगर पूरी दुनिया में बात किया जाए, पहली बार वर्ल्ड में यूज हुआ है जैन वैन आइक ने 13 टाइम ड्यूरेशन में यूरोप में। और अगर गुफा में पूछ लिया जाए कि किस गुफा में ऑयल कलर का इन्वेंशन हुआ, तो गुफा से आपको याद रखना है अफगानिस्तान के बामियान के गुफा में भी ऑयल कलर्स का यूज किया गया था। ठीक, तो तीन पुचानन का कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अच्छे समझ आ रहा है ना? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा मुझसे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, एक सेकेंड। यामिनी रंजन रॉय, इनके तीन पुजारी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो एक्रेलिक टेम्परा टेक्निक में बनाया गया था, बेसिकली टेम्परा में, माध्यम टेम्परा है। यामिनी रंजन रॉय, ही वाज बोर्न इन 10 अप्रैल 1887। 10 अप्रैल 1887 ईस्वी में इनका पश्चिम बंगाल के बांकुरा के बेलियातोड़ नामक ग्राम में जन्म हुआ। यामिनी रंजन रॉय ने समकालीन कला को आधुनिक परिवेश में भारतीय बनाए रखने में बहुत ज्यादा इन्होंने हेल्प किया। इनकी जो पेंटिंग्स होती थी वो लोक कला, लोक जीवन पर आधारित होती थी और उसमें आधुनिकता की भी प्रायोरिटी को फुलफिल किया जाता था। यामिनी रंजन रॉय भगवान बुद्ध को चीनियों से ढंग
चीनियों मतलब एक स्टाइलिश टेक्निक है, उस ढंग से भी बनाए गए। यामिनी रंजन रॉय को महात्मा गांधी ने राष्ट्रवादी कलाकार का संज्ञा दिया। कौन से कलाकार का? राष्ट्रवादी। ये पॉइंट तो ऑलरेडी आप लोग को पता है, ठीक। यामिनी रंजन रॉय फ्रांसीसी कला समीक्षक ए हर्वे हर्मेशा ने यामिनी रंजन रॉय को महान समकालीन चित्रकला और एक महान चित्रकार हेनरी अनुरुचि जनजातीय मैटिस की तुलना की है। हेनरी मैटिस आपको पता है ना जनजातीय कलाकार क्यों कहा गया? क्योंकि ये फेविज्म आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं, फाववाद, जंगलवाद। तो ये शरीर से मजबूत तथा संगीत प्रेमी कहे जाएंगे। इन्होंने इस तरह की पेंटिंग्स की थी। क्लियर? समझ आ गया? अब चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, गगनेन्द्र नाथ टैगोर किस आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित हैं? अति यथार्थवाद, घनवाद, जंगलवाद या फिर तंत्र कला? गगनेन्द्र नाथ टैगोर, he was also a very popular artist and included the styles of cubism. इनको भारत का घनवादी कलाकार कहा गया है। अब घनवादी कला क्या होता है? ये एक आर्ट मूवमेंट है। कहाँ पर स्टेबल हुआ था? पेरिस में हुआ था। कब से कब तक चला था? 1905 टू 1925, 1907 से 1925 तक चला, ठीक है। इसके फाउंडर पूछे जाते हैं पाब्लो पिकासो, उसके बाद जॉर्ज ब्राक, फर्नांडेज, हान ग्रिस अदर आर्टिस्ट हैं। फिर अति यथार्थवादी जिसको इंग्लिश में सरलिज्म आर्ट मूवमेंट कहते हैं। अम्मी दरवाजा बंद कर दीजिए। अति यथार्थवाद क्या होता है? सरलिज्म आर्ट मूवमेंट, ठीक है। सरलिज्म आर्ट मूवमेंट में क्या करते हैं? बेसिकली इन्होंने जो ऑब्जर्व किया है ड्रीमी लाइफ, फैंटेसी को रिप्रेजेंट किए थे। कब से कब तक चला था? 1921 में स्टेबल हुआ, 24 में एकदम मतलब हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंच गया, चरम पर। फिर कब से एंडिंग इसकी कब होती है? 43 में। यहाँ पर फैंटेसी, ड्रीमी लाइफ, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट किया गया, जो हमारे एक्चुअल लाइफ में नहीं होता है, जो हम ड्रीम में देख रहे होते हैं, उस लाइफ को रिप्रेजेंट किए थे। किसने? सैल्वाडोर डाली की पेंटिंग्स देख लिए, द बर्निंग जिराफ और द मेल्टिंग वॉच, मतलब वॉच वगैरह में कीड़े वीड़े लग जा रहे हैं, तो ऐसे ऐसे करके इन्होंने बनाए थे। निर्जीव पर सजीव का एक हाईएस्ट पोजीशन, मतलब निर्जीव पर सजीव का कमांड हासिल करना, ऐसा कुछ ऑब्जर्व किया इन्होंने। अब जंगलवाद क्या होता है? जंगलवाद फेविज्म आर्ट मूवमेंट को कहते हैं। इसके फाउंडर है हेनरी मैटिस। यहाँ पे बेसिकली जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं, आर्टिस्ट ने डायरेक्टली को कलर को कैनवस पर से, मतलब कैनवस पर कलर को डायरेक्टली से गिरा दिया, ट्यूब से बिल्कुल उड़ेल दिया, जमीन पर गिरा के स्प्रेड करके ऐसे ऐसे काम किए थे, इसीलिए तो इनको जंगलवाद भी कहा गया है। तंत्र कला क्या है? तंत्र कला हमारी इंडिया की क्रिएटिविटी है, जिसके लिए जिया संतोष बहुत फेमस है। नियो तांत्रिक आर्टिस्ट पूछ लिया जाए, एग्जामिनर आपसे पूछते हैं, तो उसके लिए वीरेन डे फेमस है। तो ये जो तंत्र कला है, तंत्र मंत्र, ये किसको कैप्चर किया गया है? ज्योमेट्रिकल शेप्स को कैप्चर करके बनाया गया है, जिसके लिए ये इंडिया की ऑन क्रिएटिविटी है, किसी फॉरेन वगैरह की नहीं है, ठीक है। अच्छे समझ आ रहा है? अब स्लाइड्स क्लियर शो हो रही है ना? ओके, वेरी गुड। अरे वाह शबनम, दीपिका, सूरज, हाँ बिल्कुल। फाववाद को जंगलवाद भी कहते हैं, इंग्लिश में फेविज्म आर्ट मूवमेंट कहते हैं। देखिए एग्जामिनर आप लोग से डर ना जाए, मेरे क्वेश्चन पूछने से पहले ही आप सभी के आंसर्स फटाफट से आ रहे हैं इस क्वेश्चन का। रियली सॉरी, मजाक कर रही थी। मीन्स ये कहना चाहती थी कि एग्जामिनर सोचेंगे बच्चों ने कितनी अच्छी तैयारी कर ली है। गगनेन्द्र नाथ टैगोर घनवाद आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित हैं। गगनेन्द्र नाथ टैगोर का जन्म 1867 में जोरासांको, कोलकाता में इनका जन्म हुआ था और इनकी डेथ हो जाती है 1938 में पक्षघात से। 1922 में स्टेला क्रैमरिश ने रूपम पत्रिका में अपने लेख को रिप्रेजेंट किए थे और साथ के साथ इनको पहली बार क्यूबिज्म आर्टिस्ट, घनवादी कलाकार कहा किसने था? स्टेला क्रैमरिश ने ही कहा, ठीक। अब पता चल गया हमारे इंडिया के क्यूबिस्ट आर्टिस्ट कौन है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड आफ्टरनून मंजू। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर स्क्रीन शो हो रहा है? किस चित्रकार ने
सर्वप्रथम व्यंग्य चित्रों को रिप्रेजेंट किया था। एज लाइक ऑलरेडी आपको पता है व्यंग्य चित्र सेम कार्टूनिस्ट पेंटिंग, ये 2 तरह से पूछा गया था तो मैंने दोनों ऑब्जर्व कर लिया। मतलब मैं अपने स्लाइड में क्या सोची हूँ, आप लोग अपना परसेप्शन मुझे दे सकते हैं कि मैम ये क्वेश्चन भी फ्रेम कीजिए, क्योंकि मैं खुद ही बनाती हूँ। तो जैसे-जैसे आप बताओगे उसके अकॉर्डिंग मैं और भी फ्रेम करने की कोशिश करूँगी। लेकिन मैं अपना एक बार परसेप्शन आपको रिप्रेजेंट कर देती हूँ। मैं किस तरह से आपको पढ़ाना चाहती हूँ। जब आपको पता है कि कलाकार पढ़ना है, 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अभी एक काम करते हैं, पहले आपका बेसिक से शुरू किए हैं। ये पहली स्लाइड है इसलिए मैं बेसिक से स्टार्ट की हूँ। बंगाल स्कूल के आर्टिस्ट, फिर आप नंदलाल बसु के आर्टिस्ट पढ़ेंगे, फिर नंदलाल बोस के बाद और भी जितने इंडिया के आर्टिस्ट हैं वो पढ़ेंगे, उनके बाद ग्रुप्स पढ़ेंगे, कोलकाता ग्रुप, यंग तरकश ग्रुप, पैक ग्रुप, दिल्ली शिल्पी चक्रा, बड़ौदा ग्रुप, ग्रुप 1890, तो ग्रुप्स का क्वेश्चन वहां से कवर हो जाएगा। फिर जब मैं पूरा यूनिट आपके साथ कंप्लीट करा दूंगी, फिर क्या करूंगी, मिक्स वाले क्वेश्चन पूछना शुरू कर दूंगी, कलाकार, मूर्तिकार, छापाकार। लेकिन यहाँ पर भी मैंने ऐड किया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बंगाल स्कूल के आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे आपको छापाकार भी अभी देखने को स्लाइड में मिलेंगे, अलग अलग तरह के क्वेश्चन हैं। तो सभी को आपको मैनेज करके, मतलब सबको याद करके चलना है। अगर आप डेली डोज ले रहे हो 20 या 30 का, तो सोचिए डेली 30 आर्टिस्ट विद एक्सप्लेनेशन के साथ आप पढ़ रहे हैं, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाने वाली है। और एक 125 वाला भी मैं क्विज आपके साथ क्लासेस शेयर करूंगी शाम 7 बजे। ठीक है, वो वाला भी क्वेश्चन आप लोग सभी लोग अटेंड कीजिएगा। बहुत अच्छे से मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया है। बताइएगा कि आप 125 में कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ठीक है, किस चित्रकार ने सर्वप्रथम व्यंग्य चित्रों को रिप्रेजेंट किया था? गगनेंद्र नाथ टैगोर ने, एज लाइक कार्टूनिस्ट। सेम वही थ्योरीज है, कुछ यहाँ आपको नया देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन इनकी पेंटिंग्स कुछ देख लीजिए। पर्दों में नारियों की समूहों को रिप्रेजेंट किया और सीढ़ियों को अत्यधिक महत्व दिया। टेम्पल क्यूबिस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। टेम्पल क्यूबिस्ट में क्या है, देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक टेम्पल बना है क्यूबिस्ट स्टाइल में। सिटी इन द लाइफ, द्वारिकापुरी। द्वारिकापुर दिल्ली में एक प्लेस है, इन्होंने द्वारिकापुरी बनाया। द स्पिरिट ऑफ द डॉन, मीटिंग इन द स्टेयरकेस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मीटिंग इन द स्टेयरकेस, एक मतलब बैक साइड से एक फीमेल खड़ी हुई है, स्टेयर्स थोड़ा सा बनाया गया है, बिल्कुल टॉप स्टेयर्स पे वो खड़ी हुई है, पूरा स्टेयर्स डार्क टोन में है, और जिधर से वो मतलब फ्रंट ऑफ गेट है उधर से रोशनी आ रही है। पिक्चर देख लीजिएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यामिनी रंजन रॉय किस शैली से अपने चित्रों के लिए प्रेरित हुए थे? अजंता भित्ति चित्रों से, कैलेंडर चित्रों से, मुगल चित्र, या फिर बंगाल पटचित्र? बताइए, यामिनी रंजन रॉय कौन सी शैली से प्रेरित हुए थे? ए बी सी डी, कौन सा आंसर हो जाएगा? ओके, गुड। जिन्होंने डी आंसर किया उनका करेक्ट आंसर है बंगाल पटचित्रों से। इनका टेक्निक वगैरह सब कुछ तो आपको ऑलरेडी पता ही है। कुछ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए रिगार्डिंग टू यामिनी रंजन रॉय। यामिनी रंजन रॉय ने बंगाल के पटचित्रों से अपने चित्र को प्रेरित किया था, मतलब ये इन्फ्लुएंस थे। समकालीन कला को आधुनिक परिवेश में भारतीय बनाए रखने में श्रेय किसको जाता है? यामिनी रंजन रॉय को, जिन्होंने लोक कला को अपना मूल आधार बनाकर उसमें आधुनिकता की सांस फूंक दी, मतलब जान डाल दी, इतना अच्छा बनाए थे। प्रारंभ में यामिनी रंजन रॉय पोर्ट्रेट पेंटिंग्स से कला साधना की शुरुआत करते हैं, और किंतु बाद में बंगाल के ग्रामीण लोक चित्रों को रिप्रेजेंट करते हैं और ध्यान में रखते हैं। यामिनी रंजन रॉय ने पश्चिमी शैली का अनुकरण पर बड़ी बढ़ ही रहे थे और भारतीय कला को एक नई ओर मोड़ ले लेते हैं। इनकी पेंटिंग्स में आपको मोस्टली लोक लोक फोक मतलब बेसिकली फोक चीजें दिखने को मिलेंगी, जिसको लोक आर्ट कहा जाता है। वो भी कहाँ की लोक कला? बंगाल की लोक कला। इनकी पेंटिंग्स के मेन सब्जेक्ट्स मैटर हुआ करते थे, टेम्परा टेक्निक। ठीक है, क्लियर? ओके, वेरी गुड। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस चित्रकार ने बाघ, अजंता व जोगीमारा भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां को रिप्रेजेंट किए थे? असित कुमार हल्दर, यामिनी रंजन रॉय, अमृता शेरगिल, या फिर गगनेंद्र नाथ टैगोर? बाघ तथा अजंता के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां।
बाघ, अजंता एंड जोगीमारा। अब जिन्होंने किया, आप मुझे सबसे पहले बाघ का टाइम बताइए। वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। असित कुमार हल्दर ने बाघ गुफा की प्रतिलिपियां कब तैयार किए थे? 1921 में। ठीक। अजंता गुफा की प्रतिलिपियां तैयार किए थे 1910 में, लेडी हेरिंगम की अध्यक्षता में। जोगीमारा गुफा की प्रतिलिपियां तैयार किए थे 1914 में। किसकी अध्यक्षता में? किसी की अध्यक्षता नहीं, मतलब किसके साथ? तो समरेंद्रनाथ गुप्त के साथ। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेडी हेरिंगम की अध्यक्षता में अजंता के चित्रों की जो प्रतिलिपियां तैयार हुई थीं, उस कार्य को नंदलाल बसु के साथ आपने किया, मतलब इन्होंने किया। और 1910 टू 11 के टाइम ड्यूरेशन से लेकर 1917 में आपने बाघ के चित्रकला का निरीक्षण भी किया था, तथा 1921 में 1921 ईस्वी में चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की। देन जोगीमारा गुफा की प्रतिलिपियां 1914 में तैयार की गई हैं। इनके मेन सब्जेक्ट्स मैटर। जोगीमारा गुफा 1914 में खोज की गई। उनके सब्जेक्ट्स: वे भारतीय चित्रकला के पुनरुत्थान, बंगाल शैली के एक अग्रणी कलाकार व अभिनव टैगोर के अग्रस्त शिष्य भी कहे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। विदेशी होने के बावजूद भी किसने भारतीय कला को अपनाने के लिए कहा था? बताइए। अरे वाह, इतने सारे स्टूडेंट लाइव ज्वाइन हुए हैं। सभी लोग प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे। आशीष पूछ रहे हैं कि एक क्वेश्चन है मैम कि एग्जामिनेशन थ्योरी बुक कैसे फील करते हैं, मतलब जिससे आपको गोल्ड मेडल मिला। आशीष, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा कि आपका भी मेडल है क्या? देखिए, ये यूनिवर्सिटी, डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया होता है। हमारे यूनिवर्सिटी में क्या होता है, हमें मतलब प्रॉपरली डिग्री सेक्शन जाना होता है। डिग्री सेक्शन में जाने के बाद उनसे कहना होता है कि हमारा मेडल है। फिर वो मेडल के लिए दूसरे सेक्शन में भेजते हैं, वहां जाकर फॉर्म फिल करना होता है। हार्डली वो एक हफ्ता आपको 5 डेज जो भी टाइम देंगे, फिर उस टाइम में आपको जाके अपना मेडल टेकन करना होता है। तो मैं तो अपनी यूनिवर्सिटी का बता रही हूँ, पता नहीं आपकी यूनिवर्सिटी में क्या क्राइटेरिया है। किस यूनिवर्सिटी से आप हो? ओके ओके। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि विदेशी होने के बावजूद भी किसने भारतीय कला को अपनाने के लिए कहा था। थोड़ी देर के लिए मैं म्यूट कर रही हूँ, ठीक है? विदेशी होने के बावजूद भी ईवी हैवेल ने भारतीय कला को अपनाने को कहा। आपको पता है क्यों? क्योंकि इनका ये बिलीव था कि हमारे इंडिया का तो खुद ही इतना खूबसूरत एटमॉस्फेयर है, यहाँ की क्रिएटिविटी, यहाँ की ग्रीनरी। बंगाल में देख, मतलब मुगल देख लीजिए, राजस्थानी देख लीजिए, तो उन्होंने अपने स्टूडेंट को ये गाइडेंस दिए थे कि आपकी इंडिया में तो खुद इतनी सारी क्रिएटिविटी है, आप इनको ऑब्जर्व करें, ना कि वेस्टर्न आर्टिस्ट को कॉपी करें। तो ये सजेशंस किसने दिया? ईवी हेवल ने दिया। जबकि ईवी हेवल हमारे इंडिया से बिलोंग नहीं करते, फिर भी उन्होंने कितना ज्यादा ऑब्जर्व किया होगा हमारे इंडिया को, जब भी तो अपने स्टूडेंट को इस तरह का गाइडेंस दिए थे। नेक्स्ट है पश्चिमी कला के प्रभाव का त्याग। डॉक्टर ग्रियर्स की भांति ईवी हेवल ने अंग्रेज बावजूद होने के बाद भी भारतीय छात्रों को, मतलब इंडिया के स्टूडेंट्स को, ये सजेशन दिए थे कि आप यूरोप को, पश्चिमी को त्याग करके हमारे इंडिया की क्रिएटिविटी को ऑब्जर्व करें।
ठीक, समझ गए? हाँ सुनील, बिल्कुल कर लीजिएगा क्लास के बाद, ठीक। ईवी हैवेल ने 1884 में चेन्नई कला विद्यालय में कार्यरत कार्यभार संभाला था और फिर 1896 में हैवेल कोलकाता कला विद्यालय में एज अ टीचर एनरोल्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, बंगाल शैली के कलाकारों का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। ऑलरेडी आपको पता है, आपको बंगाल कलाकार पहचानने हैं। जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। ये क्वेश्चन हरियाणा टीजीटी में पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट में भी पूछे जाते हैं और मे बी इन फ्यूचर आपके फाइन आर्ट्स एग्जाम में टीजीटी यूपी टीजीटी में पूछ लिया जाए या फिर DSSB में पूछ लिया जाए। तो बी प्रिपेयर एंड आंसर कीजिए कि कौन सा करेक्ट आंसर हो जाना है। वेरी गुड आफ्टरनून रानी। अरे वाह, रिया, अंश, रानी एंड शबनम, ज्योति, मोस्टली स्टूडेंट का करेक्ट आंसर आया। आप मुझे बता दें ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? पहला आंसर तो देख के ही पता चल रहा है, यहाँ पर सेवक राम दे दिया गया है, ये कट हो जाएगा क्योंकि सेवक राम कंपनी शैली के थे। दूसरा दे दिया गया राजा रवि वर्मा, ये कंपनी शैली के उभरे हुए कलाकार थे, ये भी नहीं हो सकते हैं। और यहाँ पर तीसरा राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, तो ये इसलिए तीनों ही ऑप्शन सुटेबल बैठ नहीं रहा है। अब इस तरह का क्वेश्चन जिन्होंने बहुत पढ़ाई की उनके लिए तो खैर बड़ा इजी होगा, फट से उन्होंने कर दिया होगा। लेकिन जो स्टूडेंट बिल्कुल फ्रेशर है उनको कुछ नहीं पता है कि कैसे मैम ने किस बिहाफ पे इस क्वेश्चन को करेक्ट कराया है। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ, अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ मैंने इस क्वेश्चन को सही कराया है। मतलब मैं नहीं कराई हूँ, एग्जामिनर ने, हरियाणा टीजीटी वालों ने। अवनींद्रनाथ टैगोर 1871 में इनका जन्म हुआ था। इनके दो स्टूडेंट थे, वो भी प्रिय स्टूडेंट। कौन कौन से थे? एक नंदलाल बसु थे, दूसरे असित कुमार हल्दर थे। नंदलाल बसु का सेलेक्टेड टाइम, इनका जन्म बिहार के मुंगेर खड़गपुर में हुआ था 1882-83 में। सेम असित कुमार हल्दर भी 87 वाले इनके स्टूडेंट ही कहे जाएंगे। क्लियर? असित कुमार हल्दर 1890 कहा जाता है, इनका 1882-83, इनका 1871। और ये अवनींद्रनाथ टैगोर के दोनों स्टूडेंट हैं। डिस्क्रिप्शंस देख लेते हैं। बंगाल शैली के कलाकारों का जो समूह था, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बसु और असित कुमार हल्दर, 19वीं शताब्दी के परिवर्तन युग में भारतीय कला जगत में अवनींद्रनाथ टैगोर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बंगाल शैली का जन्म तत्कालीन परिस्थितियों को रिप्रेजेंट किया। देश के स्वतंत्रता आंदोलन व स्वदेशी के आह्वान ने इन कला को एक नई ओर मोड़ ले जाते हैं। फलने फूलने में बहुत ज्यादा मदद होती है। मतलब ये कह लीजिए कि कोई भी आर्टिस्ट है, जब वो पेंटिंग्स करता है टाइम टू टाइम करते 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 उनमें एक परफेक्शन आता है, एक न्यू क्रिएटिविटी को डेवलप करते हैं, एक नई नई इजाद पाते हैं। मतलब इस तरह से कह लें कि कभी उन्होंने लैंडस्केप्स बनाया, फिर उसी लैंडस्केप में परफेक्शन आने लगते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जब देश स्वतंत्रता आंदोलन का डिवाइडेशन हुआ था, उसके बाद फलने फूलने की मदद इनकी पेंटिंग्स में कला की एक नई दिशा दिखाई जाने लगी थी। कलाकार अवनींद्रनाथ टैगोर ने, नंदलाल बोस और असित कुमार हल्दर, उनके शिष्यों ने मिलकर देश के अनेक भागों में टैगोर शैली का प्रचार प्रसार किया। अब कैसे? आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि कैसे मैम? तो ये ध्यान दीजिए, पहले 1929 देव प्रसाद राय चौधरी मद्रास कला विद्यालय में जाते हैं। 1800 उसके बाद 1925 से 45 तक असित कुमार हल्दर लखनऊ कला विद्यालय में। 1924-25 के टाइम ड्यूरेशन में शैलेंद्र नाथ डे कहाँ जाते हैं? जयपुर में। 1942 से 64 तक क्षेत्रनाथ मजूमदार कहाँ जाते हैं? तो ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाते हैं। तो इस तरह से इनके स्टूडेंट पूरी दुनिया, पूरी हमारे दुनिया में स्प्रेड हो गए थे। इंडिया में, इंडिया के साथ साथ फॉरेन कंट्रीज में भी, जैसे वहां पर देख लीजिए, समरेंद्र नाथ गुप्ता प्रथम भारतीय कहे जाएंगे मयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स के। ठीक है, वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ शबनम, जन्म के अकॉर्डिंग नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन कभी कभी यूजीसी नेट अकॉर्डिंगली डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी सही कराते हैं। तो आप अपने माइंड को जब क्वेश्चन को एनालिसिस करें ना, तो दोनों तरफ से देखें कि किधर से सही हो रहा है। वो तो सही बात है कि यहाँ पे जन्म के हिसाब से इसलिए नहीं है क्योंकि सेवक राम तो हमारे इधर के बंगाली स्कूल के तो थे ही नहीं। अमृता शेरगिल नहीं थी, वो तो मॉडर्न टाइम ड्यूरेशन की थी, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन सही हो जाना है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत में सर्वप्रथम वॉश टेक्निक का प्रारंभ किसने किया था? भारत में वॉश टेक्निक का इवैल्यूएशन किसने किया? अवनींद्रनाथ टैगोर, रवींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर या फिर देवेंद्रनाथ? तो ऑलरेडी आपको पता है कि 1885 से 1895 से लेकर 1920 तक वॉश टेक्निक बंगाल स्कूल में डेवलप्ड होती है। उसके फाउंडर कौन कहे जाते हैं? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अच्छा। आशीष पूछ रहे हैं आप कॉपी कैसे लिखती थी? देखिए भाई हमारा जो बीएफए, एमएफए था ना कॉपी लिखने वाला इतना नहीं था। 12th तक हमने बहुत ज़्यादा कॉपियाँ वगैरह लिखी थी हाई स्कूल, इंटर में। बीएफए में प्रॉपरली हमें पेंटिंग्स की हमारी 6 क्लासेस होती हैं, थ्योरी की 1 क्लासेस होती हैं। देन एमएफए में थ्योरी की 2 क्लासेस होती हैं, बाकी सारे प्रैक्टिकल बेस्ड हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं। तो एज़ सच कॉपी लिखना इन द सेंस आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। हेडलाइन जो भी आप लिखिए अपनी हेडलाइन को ज़्यादा फ़ोकस्ड कीजिए। हाई स्कूल में मैंने मतलब टॉप किया था तो उसका यही रीज़न था मेरी राइटिंग अच्छी है, तो राइटिंग के बेसिस पर भी हमारे यूपी में बहुत सारा स्कोर हो जाता है और कॉपी भी जो लिखी है फिनिशिंग के साथ, अच्छा राइटिंग के साथ-साथ आपका कांसेप्ट भी एक्चुअल में क्लियर होना चाहिए। तो एज़ सच मैंने बहुत ज़्यादा कॉपी-वॉपी मैं नहीं भरती हूँ, मतलब टू द पॉइंट मैं लिखती हूँ। आप मेरे क्लास के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं कि मैं बड़े-बड़े चीज़ों को कम से कम वर्ड्स में कोशिश करती हूँ कि लोगों को समझ आ जाए। अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉपी भरने का सोच रहे हैं, तो कॉपी भरने से पहले अपना कांसेप्ट क्लियर कीजिए। जब आपका कांसेप्ट क्लियर रहेगा, तो ऑलरेडी आप कॉपी भर लोगे। ओके आशीष? चलिए, वॉश टेक्निक के लिए फेमस रहे थे अवनींद्रनाथ टैगोर, जिनको एएन टैगोर कहा जाता है। डिस्क्रिप्शन इनका देख लीजिएगा। भारत में सर्वप्रथम वॉश टेक्निक का प्रारंभ अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था। 1901 से 1902 के टाइम ड्यूरेशन में अवनींद्रनाथ टैगोर ने जापानीज कलाकार याकोयामा ताइकोन हिसिंदा से ये टेक्निक सीखे थे और ये जापानीज आर्टिस्ट थे याकोयामा ताइकोन हिसिंदा। 1902 में प्रॉपरली इनके घर मतलब यहाँ बंगाल में आते हैं, तो ये अपने घर पे ही इनको स्टे कराते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। जापानीज पद्धति को सिखाने के बाद इन्होंने अनेक प्रयोग किए थे। 1905 से 7 के बीच में इन्होंने उमर खयाम तैयार किए। उसके साथ ही साथ वेरी, गणेश, जननी इन सारी पेंटिंग्स को रिप्रेजेंट किए हैं। इस प्रकार स्वदेशी तथा सामंजस्य जिनको हार्मनी बोलते हैं, हार्मनी इनकी पेंटिंग्स में फुलफिल होती हैं, शो होती हैं। उपयुक्त नए प्रयोगों के साथ-साथ आपने परंपरागत भारतीय शैली को ज़्यादा फोकस्ड किया था। ठीक है, मेन सब्जेक्ट्स तो भारतीय शैली को ही बढ़ावा दिए थे। वॉश टेक्निक के लिए ये बंगाल के अधिकांश चित्रकारों में इनकी जो रेखाएँ, सीमा रेखा, रंग भरना, कागज़ को पानी में डिप करना अपने अकॉर्डिंगली फिर उनको फिक्स्ड कर देना, इस प्रक्रिया को आप बार-बार से दोहराएँ, उनको धोवन पद्धति भी कहा जाता है। अच्छा मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, मैंने आपको धोवन पद्धति पढ़ाया था, तो इसके कितने पार्ट्स होते हैं? बताइए शबनम, सुनील सर, जितने भी बच्चों को मैंने पढ़ा रखा है, आप लोग आंसर्स कीजिए। अरे वाह सूरज! बिल्कुल सही। मोस्ट वेलकम आशीष। कौन-सा पेपर है बेटा? इतना नर्वस क्यों हो रहे हो? एग्ज़ाम कब है आपका? परेशान नहीं हो, आफ्टर क्लास आप मुझे कॉल कर लेना, मैं आपको बता दूँगी, ठीक है? कौन-कौन सा टॉपिक आपको किस तरह से लिखना है, कैसे आप हेडिंग होता है, उनके कांसेप्ट्स होते हैं, एक्सप्लेनेशन होते हैं, टू द पॉइंट्स होते हैं। कभी-कभी होता है कि बच्चे बस लिखे जाते हैं, लिखे जाते हैं। लिखिए नहीं, बुलेटिन पॉइंट्स में लिखिए। उसमें क्या होता है जब एग्ज़ामिनर देखते हैं ना, तो उनका आईक्यू लेवल वहीं स्टॉप होता है और देखने कि अच्छा बच्चों को इतना नॉलेज है। ठीक है? तो आफ्टर क्लास आप हमें एक बार कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूँगी। अभी परेशान नहीं होइए, अभी पूरा क्लास पे फ़ोकस्ड कीजिए, ठीक है? 2 अरे वाह दीपिका, वेरी गुड। दीपिका का राइट आंसर है स्वदेश, आप 3 कैसे बता दिए? हमने 3 तो आपको पढ़ाया ही नहीं है, बस 2 ही तो पढ़ाई थी। एक संपूर्ण होता है, दूसरा सामान्य होता है। संपूर्ण में ध्रुवन पद्धति में क्या करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ करें ये मेरा हैंड है, मैंने यहाँ पे कोई इतना ऑब्जेक्ट ले लिया, यहाँ फ्लावर बनाना है। पहले फ्लावर पे डिटेलिंग करूँगी, उसके बाद बैकग्राउंड में करूँगी। तो ये आपका हो जाएगा नॉर्मल और एक संपूर्ण संपूर्ण में पूरे पेंटिंग पूरे कैनवास पे पहले वाटर लगा मतलब पेपर पे वाटर लगा दी, पानी लगाई, पानी के बाद कलर्स को लेके स्प्रेड कर दी, फिर विद द हेल्प ऑफ ब्रशेस कहाँ पे हमें लाइट एंड शेड छोड़ना है, उन पेपर्स को ब्लैंक कर दिया और कहाँ पे शिप्स वगैरह बनाने हैं, उन पे फोकस करिए। बस ये होता है धोवन पद्धति के 2 प्रकार, एक संपूर्ण, दूसरा सहायक। मोस्टली आप लोगों ने भी ये पेंटिंग्स बहुत बार किए होंगे।
ओके आशीष, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कलाकार का नाम बताइए जिनका जन्म 7 अगस्त 1871 में हुआ था। नंदलाल बसु, अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर अमृता शेरगिल। 7 अगस्त 1871 में किसका जन्म हुआ था? चलिए वन बाय वन करके मैं बता देती हूँ। नंदलाल बसु का जन्म कब हुआ था? 1882 या फिर 83 में, ठीक। अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म 1871 में। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 में। अमृता शेरगिल का जन्म 1913 में। आप लोग बिल्कुल कोई भी आर्टिस्ट देखा करे ना, फौरन अपने माइंड में ये करा अच्छा इनका डेट कब का था, डेथ कब का है। बॉर्न ऑफ डेट और डेथ दोनों पता होना चाहिए। इनका राइट आंसर हो जाएगा बी। डिस्क्रिप्शंस देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अवनींद्रनाथ टैगोर ठाकुर, इनका अवनींद्रनाथ ठाकुर या टैगोर का जन्म जो हुआ है 7 अगस्त 1871 को जन्माष्टमी के दिन हुआ था। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है, कौन से आर्टिस्ट का जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था? इनका जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था जोड़ासांको प्रांत में एक ठाकुर परिवार में। अवनींद्रनाथ टैगोर का परिवार के एक और पश्चिमी और प्राचीन संस्कृति भारतीय संस्कृति के सामंजस्य का समर्थक भी था तथा दूसरी ओर ब्राह्मण समाज के प्रवर्तक भी रहे थे। अवनींद्रनाथ टैगोर भारतीय एवं पाश्चात्य कला की एक ऐसी कड़ी थे जिन्होंने भारतीय कला को विदेशी दास्तां से मुक्त करा कर एक नवीन क्रिएटिविटी को इजाद किए थे। मतलब यही कहने का मतलब है कि बंगाल स्कूल बेसिकली जो प्रॉपर बेस्ड था तो हमारे इंडियन आर्ट पे ही तो बेस्ड रहा था। आज कला जगत में यह सर्व विवाद मतलब बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है। भारतीय राजनीति के समन्वय का जो कार्य महात्मा गांधी ने किया वही कार्य कला में अवनींद्रनाथ टैगोर ने संपन्न किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्क्रीन, घनवादी कलाकार का नाम बताइए। विच वन इज द क्विबेस्ट आर्टिस्ट इन दिस ऑप्शन? गगनेंद्र नाथ टैगोर, शैलेंद्र नाथ डे, अश्वित कुमार हल्दर, मुकुल चंद्र डे। ये तो क्वेश्चन आपको पता ही है। घनवादी चित्रकार हैं गगनेंद्र नाथ टैगोर। स्टेला क्रैमरिश ने इनको घनवादी कलाकार कहा। किस पत्रिका में? आप देख सकते हैं रूपम पत्रिका। ये वाले पॉइंट्स मैंने आपको याद भी कराए थे। ये क्वेश्चन फ्रेम करने का बस मेन पर्पस ये था कि इनकी पेंटिंग्स के डिवाइडेशन कितने होते हैं। गगनेंद्र टैगोर ने परियों की कहानी, ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स में रेखा चित्र और एब्स्ट्रैक्शन को, क्यूबिज्म को, इन सभी को फुलफिल किए थे अपनी पेंटिंग्स में। गगनेंद्र टैगोर ने चित्रण कार्य को पूरा किया और इनकी पेंटिंग्स को 5 पार्ट्स में डिवाइडेशन किया जाता है। पहले चरण में इन्होंने परियों की कहानी, रोमांटिक पृष्ठभूमि संबंधित चित्र बनाए थे। दूसरे चरण 1916 से 18 के बीच में गगनेंद्र नाथ टैगोर ने ब्लैक एंड व्हाइट में व्यंग्य चित्र बनाए थे। तीसरे चरण में गगनेंद्र नाथ टैगोर उन चित्रों को कैप्चर किए थे जो उन्होंने प्राकृतिक से प्रेरित होकर रिप्रेजेंट किया। देन चौथे चरण में उन्होंने एब्स्ट्रैक्शन को कैप्चर किया, अमूर्त को, और पांचवें चरण में घनवादी पेंटिंग्स बनाए। और जो मैंने आपको नोट्स दिया है उसमें कौन कौन सी पेंटिंग कौन कौन से चरण में है वो आप याद कर लीजिएगा। यहाँ मैंने पूरा फ्रेम नहीं किया क्योंकि स्लाइड बहुत बड़ी हो रही थी। बस ये बेसिक चीजें हैं और जो नोट्स में पूरी पॉइंट्स मेंशन है वो आप सारा याद कर लीजिएगा। छापा कला के चित्र हैं 5 फेसेस, जिनको 5 चेहरे कह जाते हैं। किसने बनाए थे? मिशन कुमार भारद्वाज, शुक्ला सावंत, सुबह घोष, मोती चंद्र झरोटिया। ये जो 4 दिख रहे हैं ना आपको स्क्रीन पर, ये चारों एक फेमस छापाकार हैं। वेरी गुड आफ्टरनून नीलम, वेरी गुड आफ्टरनून दीपिका, बबीता, प्रभात, एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून रितिका। चलिए आज बहुत सारे स्टूडेंट प्रेजेंट है, मैं आपको फिर से बता देती हूँ क्लास का टाइमिंग। मैं बस यूट्यूब पर 2 क्लास लूंगी, अब बाकी जो मेरी क्लासेस होंगी वो पेड बैच में होंगी। तो जो बच्चे पेड क्लास ज्वाइन किए उनको तो टाइमिंग आपका मॉर्निंग और इवनिंग का पता है। यूट्यूब पर आपकी ये क्लासेस होंगी 2 बजे से लेकर के 2 बजे वाली क्लास में आपको आर्टिस्ट से रिलेटेड टॉपिक देखने को मिलेगा, कलाकारों से रिलेटेड। और शाम 7 बजे वाली क्लास में आपको एमसीक्यूज क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 125। डेली नया क्वेश्चन मिलेगा। मैं डेली स्लाइड को
बना करके आपके साथ रिप्रेजेंट करूंगी। अब मुझे आप लोग ये बताइए, 7 बजे वाला टाइम परफेक्ट है या फिर रात 9 बजे? अभी तो मौसम थोड़ा-सा ठंडी ही है, मतलब अभी नॉर्मल वेदर नहीं हुआ है, ठंड है अच्छी खासी, तो अभी 7 बजे रहने देते हैं और जब थोड़ा-सा वेदर चेंज हो जाएगा, गर्मी आ जाएगी, तो इसी 7 बजे वाली क्लास को 9 बजे में शिफ्ट कर दिया जाएगा, ठीक है? तो बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 19 का कौन-सा क्या राइट आंसर है? अरे वाह! सूरज। सूरज, ज्योति, प्रभात, शबनम एंड स्वदेश, दीपिका, बबीता, रितिका, रानी, एवरीवन सभी का करेक्ट आंसर है। 5 चेहरे जो हैं ये किसका है? बिशन कुमार भारद्वाज का है। ठीक है, बिशन कुमार भारद्वाज का, जिनको 5 फेसेस कहते हैं। इनका डिस्क्रिप्शन मैंने फ्रेम्ड किया है, इनको याद कर लीजिएगा। बहुत हेल्पफुल नोट्स हैं, आपको काम ही आएंगे। छापा चित्र 5 फेसेस का सृजन बिशन कुमार भारद्वाज ने किया था। इनका जन्म 1955 में हुआ था। इनके फ्रेंड्स इनको प्यार से टोनी नाम से बुलाते थे, पुकारते थे। जैसे आपके दोस्त आपको एंजॉयमेंट में अलग अलग नेम से फ्रेंड्स लोग बुलाते हैं ना, तो इनके फ्रेंड इनको प्यार से टोनी कहकर पुकारते थे। ये अपने दोस्तों में टोनी नाम से बहुत ज्यादा लोकप्रिय रहते हैं। 5 फेसेस इनकी बहुत फेमस है। ये इनका बॉर्न प्लेस रहा था दिल्ली, एजुकेशन दिल्ली से लिए, ठीक। और इनका माध्यम मीडियम क्या था? एचिंग। अब बताइए, शबनम एंड दीपिका, प्रभात, बबीता, ज्योति, एवरीवन, सूरज, स्वदेश, सभी लोग बताइए कि जो एचिंग है ये किसका पार्ट है? एचिंग जिनको अम्लांकन कहा जाता है, एचिंग इज द पार्ट ऑफ विच टेक्निक्स? अच्छा, 9 PM कर दूं? अभी थोड़ा-सा मौसम ठीक हो जाए, क्योंकि सभी बच्चों से मैंने पूछा है तो मोस्टली स्टूडेंट 7 PM कह रहे हैं। 7 बजे आप क्लासेस लेते रहिए, थोड़ा मौसम चेंज हो जाएगा तो मैं उसको शिफ्ट करके 9 बजे कर दूंगी। ठीक है? ओके बबीता? अरे वाह! हाँ, बिल्कुल। शबनम बताओ किसका पार्ट है ये? एचिंग इज द पार्ट ऑफ विच टेक्निक? रिलीफ, इंटेग्लियो, प्लेनोग्राफी या फिर सेरिग्राफी? रिलीफ के अंतर्गत 3 प्रोसेस आते हैं, वुड कट, लिनो कट, स्क्रैपर बोर्ड। सेम ऐसे इंटेग्लियो के अंतर्गत 7 प्रोसेस आ जाते हैं, प्लेट इंग्रेविंग, ड्राई पॉइंट, एचिंग, एक्वाटिन, मेसोटिन, विस्कोसिटी, कोलियोग्राफी। थर्ड वन इज प्लेनोग्राफी, उनके अंतर्गत एक आपका हो जाएगा ओलियोग्राफी, दूसरा लिथोग्राफी। फोर्थ वन इज वेरी मैंडेटरी सेरिग्राफी, वो इंडिपेंडेंट है, जिनको सिल्क स्क्रीन के नाम से जाना जाता है। इंटेग्लियो, अरे वाह, क्या बात है, सभी ने सही आंसर्स किए हैं। ये 1515 जर्मन में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। अच्छा, हमारे इंडिया में एचिंग के फाउंडर कौन कहे जाते हैं? हमारे भारत में अम्लांकन के जन्मदाता किसको कहा गया है? बताते रहिए, तब तक नहीं बताएंगे तो मैं फिलहाल हूं आपके पास। अगला स्लाइड देखते हैं। डीडी देवी लालकर का पूरा नाम क्या था? दियो दामोदर देवी लालकर, देसाई दामोदर देवी लालकर, देवस्क दामोदर देवी लालकर, दत्तात्रेय दामोदर देवी लालकर, कौन सा करेक्ट हो जाएगा? अरे वाह दीपिका! दीपिका, स्वदेश, अंश, सूरज, रितिका, सुनील सर एंड अंश, प्रभात, स्वदेश, सभी ने सही आंसर्स किए। हमारे इंडिया में एचिंग अम्लांकन जो यूज किए थे, सॉरी, फाउंडर जो कहे जाते हैं वो मुकुल चंद्र डे थे। कोई बात नहीं दीपिका, मैं समझ जाऊंगी। आप अगर थोड़ा सा एक वर्ड भी, अक्षर भी लिख देंगे ना, मैं समझ जाऊंगी कि आपने क्या कमेंट किया है। इट्स ओके, कोई बात नहीं। वाओ, इट्स ग्रेट, बहुत अच्छा आंसर्स किए हैं सभी लोग। दत्तात्रेय दामोदर देवीलालकर कौन थे ये? अभी आज मॉर्निंग वाली क्लास में आप लोगों ने मुझे इनका टाइमिंग करेक्ट बताया था। इंदौर कला विद्यालय, इंदौर कला विद्यालय के फाउंडर थे, जो 1 से लेकर के 10th हाई स्कूल तक का इनके हाथ में एज ए होल्डर प्रिंसिपल थे ना ये, मतलब हेड थे, हेड ऑफ द स्कूल। जहां से इनसे एजुकेशन कौन कौन लेते हैं? एमएफ हुसैन लेते हैं, एनएस बेंद्रे, देवयानी कृष्णा और बहुत सारे फेमस फेमस आर्टिस्ट। ठीक है, इंदौर कला विद्यालय, वेरी गुड। हाँ हाँ, बिल्कुल, हुसैन के स्टार्टिंग टीचर थे ना, स्टार्टिंग गुरु थे एमएफ हुसैन के, एनएस बेंद्रे के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा।
दत्तात्रेय देवी दामोदर देवी लालकर का पूरा नाम डीडी देवी लालकर का फुल नेम है दत्तात्रेय दामोदर देवी लालकर। इनका जन्म नर्मदा के तट पर बसे धार जिले के बिडगांव नामक गांव में 1893 ईस्वी को हुआ था। मध्य प्रदेश के तत्कालीन इंदौर जिले में 1904 ईस्वी से 5 ईस्वी के बीच में स्व हाई स्कूल मतलब 1 से लेकर के 12 तक का, ये फिर नॉर्मली हाई स्कूल के ये प्रशिक्षण देते थे। इसका एस्टैब्लिशमेंट जो हुआ है वो 1927 में गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स के रूप में स्वतंत्रता हासिल किया गया। इस कला विद्यालय को आज गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स के नाम से जाना जाता है। प्रारंभ में दामोदर देवी लालकर ने अपना संपूर्ण जीवन कला शिक्षण और सृजन को समर्पित किया था। महाविद्यालय को चित्रकला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। एन.एस. बेंद्रे, देवकृष्ण जटाशंकर, विष्णु चंचालकर, सलेवाडकर, एम.एफ. हुसैन और कलाकारों ने मिलकर महाविद्यालय के गौरवशाली शक्ति को प्रदान किया। ये पॉइंट देखकर मुझे कुछ याद आ गया। आज मुझे एक स्टूडेंट ने पेड बैच से मतलब कनेक्टेड होने के लिए कॉल की थी, तो वो मुझसे बोलती है कि मैम आप किसी स्कूल में पढ़ाते हो? तो मैंने उसको बोला कि मैं किसी स्कूल में नहीं पढ़ाती हूँ, मेरा अपना खुद का स्कूल है। मैं प्रिंसिपल हूँ अपने स्कूल की, हेड ऑफ द स्कूल। तो कम टाइम ड्यूरेशन में आप लोग भी कुछ ऐसा है कि इंस्टीट्यूशन, स्कूल मतलब कुछ छोटा-सा कुछ भी आप अपना स्टेबल कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि एक स्कूल ही, अगर आपके पास इतना प्लॉट है तो आप स्कूल रखिए, नहीं तो आप छोटे-छोटे से एनजीओ भी खोल सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को एजुकेशन दे सकते हैं। मतलब आपका मेन पर्पस पॉजिटिविटी की तरफ होना चाहिए। अगला देखिए संगीत नाटक अकेडमी का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1959, 45, 54 या फिर 53? अच्छा, ओके, 53। ठीक है, जिन्होंने 53 मेंशन किया है उनका सही है। संगीत नाटक अकेडमी का 53 है और ललित कला अकेडमी का 54 है। राष्ट्रीय ललित कला अकेडमी और साथ के साथ जिनको नगमा कहते हैं नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट उसका भी 1954 का टाइम है। सो फाइनली क्वेश्चंस कैसे लगे आपको? मेरी क्लासेस कैसी लगी आज की? आज आप लोग मुझे एक प्यारा-सा कमेंट करेंगे। कमेंट आप लोग को इसलिए करना है ताकि मुझे एनर्जेटिक कीजिए कि मैम आपने अच्छा स्लाइड बनाया है। नेक्स्ट क्लास के लिए मैं आज फिर से मेहनत करूँगी। और अगर आप लोगों के कमेंट्स नहीं आएँगे ना फिर मैं बनाऊँगी भी नहीं क्लासेस का स्लाइड, क्योंकि पीपीटी बनाने में मेहनत लगता है। इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब आप लोगों के लिए कुछ इतनी क्रिएटिविटी फॉर्म को रिप्रेजेंट करती हूँ। बबीता मुझे मैम इतने दिनों से कहाँ थी? बबीता मेरा पीएचडी का एंट्रेंस था, ठीक है? एंट्रेंस के बाद मेरा पीएचडी का इंटरव्यू था, तो बस मैं उन्हीं में बिल्कुल उलझी हुई थी, बिल्कुल क्लास नहीं ले पाई। फाइनली अब मैं पूरी तरह से फ्री हो चुकी हूँ। इसीलिए तो मैंने बताया कि आप लोग को 2 क्लासेस डेली मिलेंगी। डेली इन द सेंस डेली, बिल्कुल पंक्चुअलिटी के साथ। एक क्लासेस 125 वाला चलेगा, जहाँ पे यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगी, बस मैं आपका आईक्यू लेवल चेक करूँगी, जल्दी-जल्दी से स्लाइड चेंज करती जाऊँगी और पूछती जाऊँगी। और दूसरा जो है वो आपका कलाकार से डेली 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और डेली बेसिस पर आपको न्यू कलाकार मिलेंगे। ओफ़ो! इतनी तारीफ़। वेरी लर्निंग एंड क्रिएटिव क्लास। थैंक यू सो मच। मैं भी आप लोगों को बहुत मिस कर रही थी, लेकिन क्या करूँ मैं भी थोड़ा मतलब मैं थोड़ी मजबूर थी। मेरा पीएचडी का एंट्रेंस था, उसमें थोड़ी मशरूक हो गई थी। फाइनली अब मैं पूरी तरह से फ्री हो चुकी हूँ। हाँ, शबनम, इतने प्यार से बोलोगी तो मैं डेली डेली क्या मेरा बस चले तो मैं कराती ही रहूँ। आज मुझे एक बात याद आ रही है, रीनू करके मुझे कॉल आई थी। उनके हस्बैंड कॉलेज चलाते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैम वो जो स्कूल का वीडियोज़ डालते हो, आप किसी स्कूल में पढ़ाते हो? मैं बोली नहीं बेटा, मेरा अपना खुद का स्कूल है। तब उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया कि मैम मेरे हस्बैंड का अपना कॉलेज है और मैं आपके पेड बैच से जुड़ना चाहती हूँ, मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ। मैं बोली मुझसे भी आगे जाओगी, आपको इतना शौक है। तो मैं क्या हूँ, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। बस आप लोगों के प्यार से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मेरे अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट नहीं है। आपकी तरह नॉर्मल इंसान, नॉर्मल हमने ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया, देन अब पीएचडी का मतलब प्रोसेस चल रहा है और उसके बाद क्या, बस ऐसे ही कंटिन्यूअसली टाइम स्पेंड हो गया। थैंक यू सो मच आशीष।
अच्छा रानी आपने कॉल किया था? मुझे लगा रीनू नाम है आपका। मैंने आपका नंबर भी रीनू नेम से सेव किया है। आई एम प्राउड ऑफ यू आल्सो। मैं भी बहुत प्राउड फील करती हूँ कि आप लोग मेरे स्टूडेंट हैं। अब पूरे लाइफ टाइम तक मुझसे कनेक्टेड रहिएगा। अगर मतलब फ्यूचर में मैं बता रही हूँ आज के कुछ साल बाद अगर मैं इस चैनल को कंटिन्यू नहीं रखती हूँ, तो मेरा जो दूसरा चैनल है ना पेंटिंग वाला, उसको सब लोग सब्सक्राइब कर लिएगा क्योंकि लाइफ टाइम तक मैं आपको अपने पेंटिंग वाले चैनल पर मिलूँगी। अभी तो फिलहाल कुछ साल तक बिज़ी हूँ, जब तक मेरा पीएचडी का प्रोसेस चलेगा, तब तक मैं आप लोगों की इधर क्लासेस लेती रहूँगी और अपना पूरा 100% दूँगी और आपके अकॉर्डिंगली कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दिएगा कि मैम इस तरह का भी हम लोग क्वेश्चंस की नीड है, ऐसे-ऐसे क्वेश्चन भी आप फ्रेम कीजिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है स्लाइड बोर्ड। अच्छा, अच्छा। स्लाइड बोर्ड की तरह लग रहा है। थैंक यू सो मच अंश। थैंक यू वेरी, वेरी थैंक यू सो मच फॉर लविंग एंड appreciating me. हाँ, बिल्कुल। चलिए क्विज़ टाइम हो गया। अगेन वेरी, वेरी थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच शबनम याद दिलाने के लिए।